हेलो डियर स्टूडेंट्स, रविंद्र आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जो है आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम अभी इकोनॉमी के चर्चा कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था लोन्स के ऊपर कि लोन्स क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, क्यों बैंक लोन्स देते हैं। डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कशंस किए थे। बैंक जो है वो लोन्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, बेस रेट क्या होता है, और इन सब के ऊपर हमने डिटेल में जो था हमने डिस्कशंस किए थे। आज हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे एनपीएस के ऊपर। एनपीए क्या है, क्यों एनपीए जो है अकाउंट्स होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उन सब के ऊपर जो है हम डिटेल में जो है आज हम डिस्कशंस करेंगे। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि गैर निष्पादित आस्तियां। गैर निष्पादित आस्तियां क्या होता है एनपीए? देखिए, बहुत सिंपल सा एक टर्म है। जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जो लोन्स होते हैं वो बैंक्स के क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। क्योंकि ये जो पैसा है बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने बोरोवर्स को देते हैं और उनसे ये रिकवरीज करते हैं, विद इंटरेस्ट रिकवरीज करते हैं, जिससे बैंक क्या करता है, अपने खर्चे चलाता है, जो डिपॉजिटर्स है उनको इंटरेस्ट रेट देता है, उन सब के ऊपर जो है डिस्कशंस को जो है काम करता है। जब तक किसी भी लोन से जब तक बैंक को इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज अ परफॉर्मिंग असेट। यानी कि यहां असेट, परफॉर्मिंग असेट का मतलब होता है कि वो लोन जिसमें बैंक को रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब कुछ क्या होती है, बैंक की परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं। लेकिन जब इन परफॉर्मिंग असेट से यानी कि लोन्स से बैंक को कोई इनकम जनरेट होनी बंद हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी कि कोई भी लोन जब रिकवरी बैंक को देना बंद कर देता है, उस पर इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, देन इट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग। यानी कि अब यहां पर जो बैंक है वो लॉस में है। यानी कि बैंक ने जो अपना पैसा जो कस्टमर्स को या बोरोवर्स को जो दिया था लोन के रूप में, अब वो बैंक के पास वापस नहीं आ रहा है। लेकिन बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उनको तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, या जो बैंक के अपने रेगुलर खर्चे हैं वो सब तो बैंक को चलाने ही चलाने हैं। यानी कि अब बैंक अपनी जेब से क्या करेगा, इन लोगों को जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स करेगा, जबकि इंटरेस्ट उसके पास आ नहीं रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट। कोई भी लोन कब एनपीए घोषित होता है, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक आरबीआई का गाइडलाइंस है। एनी लोन, कोई भी लोन, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे वो कोई बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन जिस पर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट्स जो है वो इंटरेस्ट देयर ऑन और इंस्टॉलमेंट ऑफ any loan except agricultural loan is pending for more than 90 days। कोई भी वो लोन
चाहे इसमें होता है, चाहे वो होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, या कोई सा भी और लोन, कोई भी बिजनेस बैंक ने दिया हुआ हो, या ओवरड्राफ्ट हो, या कैश क्रेडिट लिमिट हो, बैंक ने कोई भी लोन जो सैंक्शन किया हुआ है उस पर या तो इंटरेस्ट जो आना है वो, या उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो, यदि 90 दिन से ज्यादा, याद रखिएगा इट इज 90 डेज नॉट 3 मंथ्स, क्योंकि कभी कभी डेज जो है मंथ्स में अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई लोन में इंस्टॉलमेंट 91 डेज या उससे ज्यादा पेंडिंग हो गई, बैंक क्या करता है, उसको डिक्लेयर कर देता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी कि अब यहां पर बैंक के पास जो ओवरड्यू है लोन्स का वो बढ़ता चला जा रहा है, मोर देन 91 डेज। That is called our non-performing assets. But agriculture sector में क्या होता है? What agriculture loan, installment is pending for more than 3 क्रॉप सीजन्स। यानी कि किसी भी एग्रीकल्चर लोन में यदि किसी लोन की जो एग्रीकल्चर लोन है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 क्रॉप सीजन तक अगर वो आउटस्टैंडिंग है, देन द अकाउंट विल बिकम एनपीए। सो दैट इज द क्लियर कट सिंपल गाइडेंस। और यहां पर बैंक को इंस्ट्रक्शंस है कि बैंक को 91 डेज या उससे ज्यादा के ओवरड्यू नॉर्मल लोन्स में और एग्रीकल्चर लोन में 3 क्रॉप सीजन से ज्यादा के जो लोन है वो बैंक को क्या करने हैं, एनपीए डिक्लेयर करने ही करने हैं। और जैसे ही कोई लोन एनपीए डिक्लेयर होता है कि बैंक क्या करता है, इसके लिए प्रोविजंस करने स्टार्ट कर देता है। प्रोविजंस करने का मतलब होता है कि बैंक अपने प्रॉफिट्स में से ये मेंशन करता है कि उसके कितने लोन्स जो हैं वो एनपीए हो चुके हैं और कितने अमाउंट के एनपीएज हैं, और उसके हिसाब से बैंक क्या करता है, प्रोविजंस करता है। अभी बताता हूं मैं आपको कि प्रोविजंस किस प्रकार से किए जाते हैं। सो दैट इज द क्लियर कट गाइडलाइंस ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब होता क्या है, जैसे हम बात करें इसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं एक और तरीके से। इफ एनी लोन इज आउटस्टैंडिंग if any loan is outstanding for more than 30 days, the account is under SMA 1। यानी कि यदि किसी भी लोन की इंस्टॉलमेंट यदि 30 दिन से ज्यादा पेंडिंग हो गई है, यानी कि मान लीजिए किसी लोन की जो डेट थी वो 1 जनवरी था, लेकिन मान लीजिए 1 जनवरी से 30 जनवरी तक उस लोन में इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, देन ऑन 31st डे दिस अकाउंट विल बी अंडर SMA 1 कैटेगरी। देन outstanding more than 60 days, अगर उसी लोन में जो आउटस्टैंडिंग है वो 60 दिन से ज्यादा की हो जाए, देन इट इज SMA 2। SMA इज, अगर ऐसे एक बात है, SMA इज स्पेशल mentioned account। SMA is special mentioned account। यानी कि यहां पर यह पता चलता है कि
सिस्टम आप बैंक को एक वार्निंग देता है कि एक लोन में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 दिन से ज्यादा पेंडिंग हो गई है, यानी कि आप इसकी रिकवरी के इंस्टॉलमेंट की रिकवरी के प्रोसेस को जल्दी से स्टार्ट कीजिए ताकि ये अकाउंट एनपीए कैटेगरी में ना डिक्लेयर करना पड़े। और 60 डेज जब हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी को किसी लोन की इंस्टॉलमेंट ड्यू थी और यदि 1 मार्च तक अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, देन 2 मार्च को बैंक क्या करेगा, इस लोन को एनपीए SMA 2 में डिक्लेयर कर देगा। यानी कि यहां पर जो वार्निंग सिस्टम अपने आप एक वार्निंग देता है कि नाउ दिस लोन इज अंडर SMA 2 कैटेगरी, यानी कि अब यहां पर आपको 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस लोन में इंस्टॉलमेंट को आए हुए, और यदि 30 दिन और हो गए तब यहां पर अगर आपने रिकवरी प्रोसेस ठीक से स्टार्ट नहीं करे, आपने यदि कस्टमर से या बोरोवर से आपने जो है अमाउंट रिकवर नहीं किया, देन यू हैव टू डिक्लेयर दिस अकाउंट एज एनपीए अकाउंट। सो ये एक प्रकार की वार्निंग है कि किस प्रकार से जो लोन है वो आपका जो है वो पेंडिंग है। और ये तो हो गया SMA। और जैसे ही 90 दिन पूरे होते हैं, यानी कि यदि किसी लोन में 90 डेज से ज्यादा अगर पेंडिंग हो जाता है तो बैंक क्या करता है, बैंक उसको जो है वो SMA 2 से हटाकर उसको एनपीए डिक्लेयर करता है। एनपीए कैसे डिक्लेयर किया जाता है वही बता देता हूं मैं आपको, कि एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके, कि दैट इज इफ इंस्टॉलमेंट इज पेंडिंग मोर देन 90 days, the account is declared सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। सब इसका मतलब होता है यानी कि एनपीए की ये पहली कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, यानी कि अभी अभी ये जो लोन है वो क्या हुआ है, वो एनपीए में आया है। यानी और यहां पर बैंक क्या करता है, बैंक प्रोविजंस करता है 10% ऑफ, याद रखिएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट का नहीं, टोटल लोन अमाउंट का 10%, यानी कि बैंक अपने प्रॉफिट में से उस लोन का 10% क्या कर देता है, अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देता है। यानी कि यहां पर बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10% से कम, यानी कि यहां पर सिंपल सा एक चीज हो गया कि अभी लोन के आने के चांसेस, रिकवरी के चांसेस 90% है, यानी कि 10% यह मान के चल सकते हैं कि अब इस लोन में 10% रिकवरी होने के चांसेस क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। दैट इज द प्रोविजन फॉर द लोन। और इफ इंस्टॉलमेंट इज पेंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, और ये जो रहता है 1 ईयर तक रहता है, यानी कि जिस डेट को मान लीजिए लोन कोई मान लेते हैं, कोई लोन 1 जनवरी को जो है वो एनपीए डिक्लेयर हुआ या सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुआ, तो 31 दिसंबर तक लोन क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। मोर देन 1 ईयर टू 2 years, then it is under doubtful category 1 and provision is 30%। यहां पर बैंक क्या करता है, प्रोविजन करता है 30, यानी कि यहां पर क्या हो गया, D1 का, इसका नाम देते हैं D1 कैटेगरी। यानी कि अब बैंक का जो प्रॉफिट है वो बैंक क्या करेगा, 10% पहले किया हुआ है, हम 20% अपने प्रॉफिट में से और लेस कर देंगे, यानी कि अब इस लोन के रिकवरी के चांसेस 30% तक नहीं है। देन इट कम्स अंडर
more than 2 years to 3 years, then it is under D2 category, doubtful 2 category, and provision is 50%। यानी कि अगर किसी लोन में 3 साल तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है, देन बैंक थिंक्स दैट नाउ रिकवरी चांसेस आर ओनली 50%। और यदि कोई लोन में जो एनपीए है मोर देन 3 इयर्स, एनपीए कैटेगरी, इट इज डिक्लेयर्ड अंडर लॉस असेट, यानी कि 100% प्रोविजन। यानी कि अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लॉस असेट डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि अब रिकवरी के चांसेस 100% नहीं, अगर रिकवरी आती है देन इट इज ओनली अ मिरेकल वी कैन से। सो दैट इज अ रीजन कि बैंक जो है एनपीए करना आवश्यक होता है, ताकि ये पता चल सके कि बैंक में रिकवर जो लोन है, जो बोरोवर ने लोन लिया हुआ है, उसके रिकवरी के चांसेस क्या हैं, किस प्रकार से हैं, कितने प्रकार से हैं। So that is the different types of categories of the NPA. Substandard category D1, D2 and then the लॉस असेट। और यार देखिए लॉस आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि लॉस असेट क्यों डिक्लेयर किया जाता है, अभी हम इस पे बाद में भी आएंगे अभी इसके अंतर्गत। सो दैट इज द वन पार्ट। नाउ अब जब बैंक में कोई लोन एनपीए हो गया तो बैंक क्या करता है, बैंक उसके लिए फिर रिकवरी और एनपीए डिक्लेयर करना क्यों आवश्यक होता है कि जब तक कोई लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, जब तक बैंक ने उस लोन में इंस्टॉलमेंट या तो आ रही है या बैंक ने उसका एनपीए डिक्लेयर नहीं किया है, यानी कि वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, तब तक बैंक को क्या करना होता है, बैंक उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही कोई लोन एनपीए डिक्लेयर होता है या सब स्टैंडर्ड कैटेगरी डिक्लेयर होता है, बैंक वहां पर क्या कर सकता है, अपने रिकवरी के चांसेस जो हैं उसको बढ़ा सकता है, लीगल प्रोसेस में जा सकता है। अब जब हम एनपीए की बात करते हैं, आरबीआई ने बहुत से गाइडलाइंस बनाई हुई है कि बैंक को रिकवरी करना है, प्रोसेस स्टार्ट करना है, सब कुछ करना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो लीगल जब लीगल प्रोसेस में जाता है तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, कई साल जो है इसमें लग जाते हैं, और बैंक का जो पैसा होता है बहुत वेस्ट होता है। बैंक का जो टाइम है, जो स्टाफ जो भी ऑफिसर है या जो क्लरिकल स्टाफ है, जो भी जब भी कोई डेट होगा, कोर्ट का डेट होगा, वहां पर जाता है तो क्या होता है, उसका टाइम वेस्ट भी होता है। यानी कि आपका ह्यूमन लॉस भी हुआ, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, सभी कुछ हुआ। तब यहां पर किस प्रकार से बैंकों की मदद की जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेकर आई जिसको हम नाम देते हैं सरफाएसी एक्ट 2002। सरफाएसी एक्ट 2002, यह माना जाता है कि जो सरफाएसी एक्ट है ये बैंकों को प्रोवाइड किया गया एक बोन है, एक ऐसा वरदान है जो बैंक अपने लोन्स की रिकवरी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बहुत ही कठोर नियम है ये, एक बहुत ही कठोर एक्ट जिसने बैंकों के बहुत से पैसे को डूबने से बचाया। और जब हम सरफाएसी एक्ट की बात करते हैं तो सरफाएसी एक्ट एक ऐसा एक्ट है, यह वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर बैंक के पास जो मॉर्गेज किया हुआ लोन में सिक्योरिटी अवेलेबल है, या बैंक ने जो मॉर्गेज लिया है अपने बोरोवर से, दैट इज आइदर लैंड और बिल्डिंग। यानी कि जहां पर लैंड एंड बिल्डिंग एज ए सिक्योरिटी बैंक ने अवेल की है, देन इट इज अवेलेबल इन दैट एक्ट। सरफाएसी की फॉर्म बता देता हूं मैं ऐसे, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट
reconstruction of securitization and asset reconstruction of financial asset and enforcement of Security Interest Act 2002. Suffice it, securitization and asset reconstruction of financial asset and enforcement of Security Interest Act 2002. That is the SURFACE. देखिए, पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल टर्म में है। एक्चुअली इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहले बात करते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। देखिए, अगर हम बात करें फाइनेंशियल एसेट, बैंक के लिए फाइनेंशियल एसेट क्या होती है? दैट इज सिक्योरिटी अवेलेबल इन लोन। यानी कि बैंक मैंने जब लोन लिया उस पे आपने जो सिक्योरिटी बैंक को अवेलेबल करवाई, दैट इज बैंक्स फाइनेंशियल असेट। यानी कि सिंपल सा एक अर्थ हो गया कि बैंक जो है आपकी असेट को बेचकर अपनी जो इंस्टॉलमेंट है या जो लोन है उसका रिकवरी प्रोसेस क्या कर सकता है? कर सकता है। ठीक, असेट रिकवरी का मतलब होता है यहां पर बैंक अपने कस्टमर्स को यह कहता है, बोरोवर्स को यह कहता है, जो लोन एनपीए डिक्लेयर हो गए हैं उनके लिए कहता है कि आपने हमसे जो लोन लिया था वो अब एनपीए कैटेगरी में आ गया है। अब इसके बहुत, देखिए, कोई भी लोन एनपीए में आता है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहले हम यहां पर एक चीज और डिस्कस करते हैं कि कोई लोन एनपीए डिक्लेयर क्यों होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं कि कोई बैंक में कोई लोन सैंक्शन किया और जो है वो अभी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सभी व्यक्ति जिन्होंने लोन लिया हुआ है और उन्हें इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की हैं, दे आर द विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनके पास लोन चुकाने का पैसा है लेकिन उसके बावजूद वो पैसा नहीं चुकाते हैं। ऐसे बहुत ही गिनती के कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो लोन चुकाना ही नहीं चाहते। दैट इज अ वेरी वेरी लिमिटेड पर्संस। लेकिन इन जनरल यह देखा गया है बैंकिंग सिस्टम में कि यदि कोई व्यक्ति अपना लोन इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि उसके पास वास्तविकता में उस लोन का इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए पैसा है ही नहीं। अगर हम फ्रॉड केसेस को छोड़, दो चीजों को छोड़ दें, ये तो जो फ्रॉड बैंक्स में हुए उसकी बात कर दें या जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। अब सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है, जैसे अभी हम रिसेंट की बात कर लेते हैं। अभी क्या चला है, अभी जो बिजनेस है उसमें स्लो डाउन्स हैं, थोड़े से हम इकोनॉमिक जो है वो स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं। अब मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के पास बिजनेस पहले बहुत अच्छा चल रहा था, उसने क्या किया, अपना लोन लिया और इंस्टॉलमेंट लगातार पे कर रहा था, लेकिन चूंकि अब मंदी का दौर है, उसका बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन आया। अब वो अपने घर के खर्चे ठीक प्रकार से नहीं चला रहा, वो लोन चुकाएगा किस प्रकार से? या मान लीजिए किसी किसान ने कोई लोन लिया हुआ था और अब क्या हुआ कि जो लोन है, जो मानसून है वो फेल हो गया, या फसल जो है किसी अन्य प्रकार से बर्बाद हो गई, आग लग गई या बाढ़ आ गई। अब उसके बाद पैसा है ही नहीं, वो चुकाए कहां से? सिंपल सा एक नियम। तो यहां पर बैंक पहले कस्टमर्स की हेल्प करता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बैंक एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सामाजिक संस्था है जिसका काम जनता को लूटना नहीं है बल्कि जनता की मदद करना है। अब मेरे पास मान लीजिए मैंने ही कोई लोन लिया हुआ है और मेरे पास वास्तव में चुकाने के लिए पैसा नहीं है, अब मैं कैसे चुकाऊं? यहां पर बैंक दो प्रकार से आपकी मदद कर सकता है। बैंक या तो कहता है कि ठीक है, आपकी जो ओवर ड्यू अमाउंट्स हैं, मान लीजिए आपकी 3 या 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं, हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, बोला दैट इज रिकंस्ट्रक्ट, हम आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर देंगे और आपका जो
इंस्टॉलमेंट्स है उसको एक प्रकार से नए प्रकार से बना देंगे। आपका जो रीपेमेंट शेड्यूल होता है उसको हम क्या कर देंगे, हम उसको एक अपडेट दोबारा से कर देंगे और अब नए सिरे से जो है अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जो चुकाना जो है वो प्रारंभ कीजिए। या मान लीजिए अभी आपका बिजनेस कुछ कम चल रहा है, आप जो है वो समस्या में गिरे हुए हैं, आपको अपना लोन को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको कुछ और पैसा चाहिए। बैंक कहता है हम आपको और भी पैसा देने के लिए तैयार हैं यदि आप अपने बिजनेस को ठीक से दोबारा रन करना चाहते हैं। यहां पर बैंक क्या कर सकता है, दोबारा से आपको मदद भी कर सकता है ताकि आपका बिजनेस ठीक प्रकार से चले और आप क्या कर सकें, अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको ठीक प्रकार से पे भी कर सके आगे। सो पहले बैंक आपको यही प्रोवाइड करता है कि आपको जो है वो एक रिकंस्ट्रक्शन का ऑफर देता है कि अपने आप रीपेमेंट शेड्यूल को दोबारा जनरेट कीजिए। लेकिन यदि आपने बैंक को रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑफर नहीं दिया या आपने बैंक की किसी को हेल्प नहीं करी, देन आफ्टर बैंक व्हाट विल हैव बैंक टू, बैंक के पास सिक्योरिटी अवेलेबल है, बैंक क्या करेगा, इन्फोर्समेंट करेगा। यानी कि बैंक के पास जो सिक्योरिटी अवेलेबल है उस पर जो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बैंक क्या करेगा, उस पर अप्लाई करेगा, एनफोर्स कर देगा, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेगा और आपकी जो सिक्योरिटी है उसको वो क्या करेगा, उसको रीसेल कर देगा और उससे जो पैसा आएगा अपना लोन जो है वो जो है इंस्टॉलमेंट है उसको वो रिकवर करेगा। यानी कि बैंक पहले आपको मदद करने के लिए ऑफर देता है, यदि आप मदद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं देन बैंक विल इन्फोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दैट इज द सरफाइसी एक्ट। लेकिन सरफाइसी एक्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है, सरफाइसी एक्ट इज एप्लीकेबल सरफाइसी सरफाइसी एक्ट 2002 is applicable on the loans where security available is land and बिल्डिंग। यानी कि बैंक सरफाइसी केवल वहीं पर ही एप्लीकेबल है जहां पर बैंक के पास सिक्योरिटी अवेलेबल है, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड दैट इज ऑल्सो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है तब उस पर सरफाइसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। द सिक्योरिटी शुड बी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। मान लीजिए आपने सिक्योरिटी में एग्रीकल्चर लैंड ली है या कोई मकान ऐसा जो सिक्योरिटी अवेलेबल है उसमें मकान जो है वो एग्रीकल्चर लैंड का बना हुआ है, देन सरफाइसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सो और सरफाइसी एक्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है कि सरफाइसी एक्ट में बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि सरफाइसी एक्ट एप्लीकेबल होता है तब बैंक को कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत जो सरफाइसी नोटिस इश्यू करेगा ऑफिसर, जो भी ऑफिसर है जो भी सरफाइसी नोटिस इश्यू करेगा अपने बोरोवर को, दैट विल वर्क एज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर्स के साथ वो पावर्स दी गई हैं। यानी कि यहां पर जो सरफाइसी नोटिस को इश्यू करने वाले ऑफिसर है वो प्रॉपर्टी का, लैंड का या बिल्डिंग का जो है ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। यानी कि बैंकों को दिया गया एक बहुत बड़ा अधिकार जहां पर बैंक 60 दिन के बाद, मान लीजिए या देखिए जो सरफाइसी नोटिस है उसमें सबको 60 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि 60 डेज तक। मैं आपको इसमें बता देता हूं, मैं इसमें आपको कि अगर हम बात करें, मान लीजिए सरफाइसी एक्ट है
पहले क्या हुआ, आपका लोन जो था वो एनपीए डिक्लेयर हुआ। एनपीए डिक्लेयर होते ही जहां पर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो जो अवेलेबल है, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर आएगा, पहले इश्यू होगा सरफाएसी नोटिस। यहां पर बैंक क्या करेगा, एक सरफाएसी नोटिस इश्यू करेगा जिसमें दिया जाएगा 60 days टाइम टू borrower either to repay the overdue amount, यानी कि जो भी लोन का जो भी ओवरड्यू अमाउंट है वहां पर आप क्या करेंगे, इसको या तो आप अपने लोन का ओवरड्यू अमाउंट भर दीजिए और अकाउंट को जो है आप रेगुलराइज कर दीजिए और अमाउंट और रीशेड्यूल द रिपेमेंट, यानी कि आपने जो लोन में जो आपका जो रिपेमेंट शेड्यूल है उसको आप रीशेड्यूल कर दीजिए। यानी कि आप जो है बैंक को कह सकते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं दोबारा से जो अपना रिपेमेंट शेड्यूल को दोबारा जनरेट करवाना चाहता हूं और या मुझे लोन और चाहिए, जो भी है आप बैंक को लेटर लिखकर जो है ये कर सकते हैं। और यहां पर क्या है 61st फेलिंग विच, यदि आपने यहां पर बैंक को 60 दिन के अंदर अपना ओवरड्यू समाप्त नहीं किया या रिड्यूस, देन फेलिंग विच ऑन 61st डे बैंक takes the symbolic possession of the property and start the ऑक्शन प्रोसेस। यानी बैंक क्या करेगा, 61वें दिन बैंक क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी का सिंबॉलिक पोजीशन, मतलब होता है कि यहां पर प्रॉपर्टी के सारे अधिकार बैंक के पास आ जाएंगे और 61st डे के बाद बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन प्रोसेस में डाल देगा। यानी कि बैंक उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देगा। दैट इज द सरफाएसी नोटिस। यह बैंकों को दिया गया एक बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन याद रखिएगा ये जो सरफाएसी एक्ट है ये 3 जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होता है। सरफाएसी एक्ट जब यार की पहली चीज में क्या होनी चाहिए कि आपके जो सिक्योरिटी है वहां पे प्रॉपर्टी है, मैं बता ही चुका हूं आपको कि जो सिक्योरिटी है वो जो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक। लेकिन 3 जगह ऐसी है जहां पर लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी में होने के बावजूद बैंक आपके ऊपर सरफाएसी नोटिस इश्यू नहीं कर सकता। ये सरफाएसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। वो 3 प्रोसेस 3 जो हैं, दैट इज नंबर 1 इज एग्रीकल्चर लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड एंड बिल्डिंग है तो वहां पर जो ये एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, पहली चीज। नंबर 2 जो है दैट इज नंबर 2 इज वेयर बोरोवर हैज ऑलरेडी पेड मोर देन 80% ऑफ द लोन अमाउंट, यानी कि आपने जो लोन लिया हुआ था यदि बोरोवर ने उस लोन का 80% या उससे ज्यादा अगर पे कर दिया है देन सरफाएसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख का लोन लिया था और अब जो आउटस्टैंडिंग है वो 2 लाख से कम है, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर बैंक को जो है वो प्रॉपर लीगल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। या नंबर 3, यदि किसी लोन में जो लोन जो है, यदि किसी लोन में लोन अमाउंट 1 लाख से कम है,
वहां पर भी ये जो लोन सरफासी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि 3 कंडीशंस में ही एप्लीकेबल है। पहला, लैंड का एग्रीकल्चर लैंड एंड बिल्डिंग। नंबर 2, borrower has already paid more than 80% of the loan amount, and number 3 is the loan amount is less than 1 lakh। इन 3 जगहों पर जो है लोन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज सरफासी एक्ट 2002। क्लियर? यानी कि बैंकों को दिया गया एक बहुत बहुत बड़ा अधिकार था। यह सरफासी एक्ट, ये गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया एक कदम। यह तो हो गया एक प्रोसेस कि किस प्रकार से बैंक जो है वो अपनी रिकवरीज को करता है। अब यहां पर समस्या एक और आती है। हमने बोला कि बैंक क्या करता है, हमने लोन स्टार्ट में बताया था कि 3 प्रकार की सिक्योरिटीज होती है, 3 लोन सेक्शन होते हैं। पहला फुल्ली सिक्योर्ड, दूसरा पार्शियली सिक्योर्ड और तीसरा अनसिक्योर्ड। अब सपोज कीजिए बैंक ने कोई लोन सैंक्शन किया और वहां पर सिक्योरिटी कोई अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट विल हैपन? देखिए बहुत सिंपल सा एक नियम होता है, दैट इज सपोज रिकवरी इन एनपीए डिक्लेयर्ड अकाउंट एक्सेप्ट अकाउंट्स अंडर सरफासी एक्ट 2002। अब कोई भी लोन है, मान लीजिए कोई हमने लोन लिया हुआ है जहां पर सरफासी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर बैंक क्या करेगा? बैंक हैज नो अदर ऑप्शन ओनली एंड ओनली टू गो टू द कोर्ट। बैंक जो है वो कोर्ट जाकर ही जो है इस प्रोसेस को जो है वो एक्सेप्टेबल या जो काम जो है उसके अंतर्गत कर सकता है। ये सब ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि जो बैंक है, अब मान लेते हैं दैट इज एप्लीकेबल ऑल द लोन्स, वेदर इट इज एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कोई सा भी लोन हो, सब में जो है ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन समस्या आती है, एक और लोन की बात करते हैं हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन। सैलरी लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, इन सब की अगर हम बात करें, मान लीजिए अनसिक्योर्ड लोन, या मैंने बताया हम क्या नाम देते हैं इसको, नाम देते हैं हम क्लीन लोन। अब मान लीजिए कोई लोन जो है वो अनसिक्योर्ड या क्लीन लोन है, अब बैंक के पास कोई सिक्योरिटी ही अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट विल हैपन? तब बैंक क्या करेगा? देखिए मैंने देता है ऑप्शन तो एक ही होता है बैंक के पास कि जो है वो लोन जो है वो कोर्ट में जाकर ही जो रिकवरी किया। अब समस्या यहां पर एक और भी आ सकती है। अब बैंक के पास सिक्योरिटी कोई है नहीं, हम बार बार जो है व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं, सब कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो अब पैसा चुका ही नहीं रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है? बैंक ऑलरेडी लॉस में है क्योंकि लोन जो है एनपीए डिक्लेयर हो चुका है। इसके अलावा बैंक का जो स्टाफ है, जब भी या ऑफिसर है या जो क्लरिकल स्टाफ है, जब भी वो रिकवरी प्रोसेस के लिए जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, यानी कि बैंक जो है और अधिक लॉस में चला जाएगा। अब अनसिक्योर्ड लोन्स को किस प्रकार से टैकल किया जाए, इसके लिए जो बैंक है उनको बेनिफिट देने के लिए यहां पर गवर्नमेंट जो थी 2011 में गवर्नमेंट ने एक और नई चीज की शुरुआत करी एनपीए से बैंकों को बचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एआरसी। नेक्स्ट इज SARCs। ये बैंकों को सेफ गार्ड करने से, बैंकों का टाइम बचाने के लिए जो था एक नई चीज जो था एआरसी इज कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं ये और किस प्रकार से जो है ये काम करती हैं? देखिए जैसे मैंने बताया कि लोन्स
हमारे जो है वो मान लेते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन है, क्लीन लोन है। अब यहां पर बैंक रिकवरी के लिए क्या करे, किस प्रकार से प्रोसेस उठाए। बैंक जैसे बताया कि या तो कोर्ट जाएगा या प्रोसेस करेगा, इससे बैंक का बहुत समय और टाइम वेस्ट होता है। बैंकों को इससे बचाने के लिए और बैंक की जो बैलेंस शीट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए यहां पर बैंक और सरकार जो थी एक नई प्रोसेस लेकर आई जिसको नाम दिया गया ARCs। और इसके अंतर्गत ARCs आर द कंपनीज which are the companies which purchases the loss assets of the banks अप टू ₹10 lakhs। यानी कि ये वो कंपनीज हैं, एसेट रिकवरी कंपनी वो कंपनीज हैं जो बैंकों के लॉस एसेट, यानी कि जहां पर रिकवरी के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, बैंक क्या कर चुका है, 100% प्रोविजंस कर चुका है। उस तरह के लोन्स के लिए बैंक क्या करेगा, अपनी इस लोन को क्या करेगा, वो ARC कंपनी को बेच देगा। यानी कि यहां पर क्या हो गया कि जो लोन है वो बैंक ने क्या किया, एक ARC को दे दिया। अब रिकवरी का सारा प्रोसेस कौन करेगा, ARC करेगी। और वहां से जब रिकवरी आएगी, जो भी उनका परसेंटेज शेयरिंग फिक्स हुआ होगा उसका कुछ परसेंट बैंक को चला जाएगा और कुछ परसेंट जो है वो ARC कंपनी, ARC जो है अपने पास जो है अब रख लेगी। यानी कि शेयरिंग बेस पर जो है ये कंपनी जो है बैंक के साथ काम करेंगी। जिससे फायदा क्या हुआ कि बैंक के लिए लॉस एसेट था, 100% बैंक पहले से ही कर चुका है। अब रिकवरी का आना बैंक के लिए एक प्रॉफिट ही है। इससे क्या किया जाएगा, जब बैंक ने कोई लोन ARC को ट्रांसफर किया, बैंक क्या करता है, उसको अपनी बैलेंस शीट में से जो है वो हाइड कर देता है। रखेगा तो बैंक के, रहेगा तो बैंक के रिकॉर्ड्स में ही, लेकिन बैलेंस शीट्स में अब इसको दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि प्रोविजन 100% कर ही चुके हैं पहले से ही, हमें बैलेंस में दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब यहां पे कुछ ARC कुछ रिकवरी करेगा, तब बैंक क्या करेगा, इस रिकवरी को जो है अपनी प्रॉफिट में जो है वो शो कर देगा। दैट इज द ARC कंपनी जो है। और 31 मार्च 2011 गवर्नमेंट परमिटेड banks to transfer loss assets clean to ARCs। यानी कि यहां पर बैंकों को जो है ये एक और बेनिफिट दिया गया। और इसके अलावा जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, और अभी बैंक गवर्नमेंट ने क्या किया है, ARCs are now under 100% FDI। और यहां पर जो है अब गवर्नमेंट ने ARC कंपनीज के लिए भी 100% FDI कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी अब इंडिया में आकर अपनी खुद की कंपनी जो है वो इंस्टॉल कर सकती है, और जो है और बैंकों के जो लॉस एसेट्स हैं उनको जो है वो परचेज करके रिकवरी जो है वो अपने यहां पर जो है वो शो कर सकती है। दैट इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। क्लियर। नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज, जब हम लोन्स की चर्चा करते हैं तो वर्तमान समय में एक और चीज की चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है। वह 2017 जब अरुण जेटली अपना बजट प्रेजेंट कर रहे थे फरवरी 2017 में, तब उन्होंने यहां पर एक
नए टर्म का प्रयोग किया, दैट इज कॉल्ड बैड बैंक्स, या वे नहीं कहेंगे बैड बैंक्स, बेसिकली वी कैन से बैड बैंक. What is bad bank concept? What is bad bank? Yes. Any idea? What is bad bank? Actually, bad bank, sometimes when we ask in our offline class what is bad bank, generally people think or the students says that bad banks with the bank whose NPA is very high or which is unable to pay the depositors some money, that is a bad bank. But that is not actually the thing. Bad banks means government is going to create bad bank. Government to create bad bank or banks based on the capacity of the NPAs increasing. Now, bad bank means all the NPAs will be transferred to bad bank and they will do the recovery process. यानी कि जो बैड बैंक होंगे वो लोन्स की रिकवरीज के लिए प्रयास करेंगे. यानी कि बैंक का जैसे ही किसी बैंक का कोई लोन एनपीए डिक्लेयर होगा, किसी भी बेसिकली स्टार्टेड विद द पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जैसे कि बैंक गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बैड बैंक क्रिएट कर देगी और जैसे ही किसी लोन का जो है वो एनपीए डिक्लेयर होता है किसी भी बैंक के द्वारा, वो क्या किया जाएगा, वो बैड बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यहां से जो है बैंक क्या करेगा, अपना रिकवरी का जो प्रोसेस है उसको जो है वो स्टार्ट करेगा. दैट इज द बैड बैंक कंसेप्ट. देखा जाए तो एक बहुत अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही जो पहले हमने डिस्कस भी किया, बैंकों का जो टाइम है वो बचेगा, बैंकों का जो पैसा है वो बचेगा. यानी कि बैंक जनरली होता क्या है, वर्तमान से बैंकों का जो एनपीए बहुत तेजी से बढ़ रहा है. एट प्रेजेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो एनपीए, जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का है, जिसमें से लगभग 2 लाख करोड़ का जो एनपीए है वो एसबीआई का है. अब बैंक क्या करते हैं, अपना एक बहुत बड़ा टाइम, अपना एक बहुत बड़ा मैन पावर वो क्या करते हैं, एनपीए की रिकवरी के ऊपर खर्च कर देते हैं. अब जब एनपीए अकाउंट जब बैड बैंक में ट्रांसफर हो गए, अब यहां से क्या होगा, रिकवरी कौन करेगा, बैड बैंक करेगा. सोचने की जिम्मेदारी किसी की, बैड बैंक की है. यानी कि जो बैंक्स हैं अपना नॉर्मल प्रोसेस, जो भी उनका नॉर्मल काम है, चाहे वो लोन सैंक्शन करना हो, डिपॉजिट को बढ़ाना हो, या जो एसएमए अकाउंट्स हैं उनकी रिकवरी के लिए प्रोसेस करना हो, वो सब जो है वो बैंक क्या कर सकता है, टाइम से कर सकता है. यानी कि बैंकों का मैन पावर, टाइम, मनी सब बचाने के लिए जो है एक बैड बैंक कंसेप्ट जो है वो यहां पर जो है अब लाया जा रहा है. दैट इज अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स जो हमारे जो है वो एनपीए के अंतर्गत जो आते हैं. बाकी अभी एनपीए में बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सी चीजें अच्छे हैं वो चेंज हुई हैं. जब हम अपना जब करंट इश्यूज का जब पार्ट लेंगे, जब इकोनॉमी के लास्ट पार्ट में जब होंगे, जब हम इकोनॉमी के करंट इश्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब अब हम यहां पर जो है एनपीए के ऊपर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने जो कुछ एक्ट्स बनाए हैं, उन सब के ऊपर जो है हम वहां पर जाकर जो है हम डिटेल में जाकर जो है चर्चा करेंगे. और ये था हमारा लोन्स का पार्ट, लोन्स एंड एनपीए जो था हमने डिटेल में जो हमने डिस्कस किया. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में जो है फिर
हम आगे जो है नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट जो स्टेप है वो आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। एंड रविंद्राज IAS, मैं पहले भी बताया है आपको, रविंद्राज IAS को जो है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस जो है लगातार जो है आप तक जो है पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।